नमस्कार, मैं सन्नी महतो। मार्च 1940 के बीच संयुक्त बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसके 85 साल बाद पटना के सदाकतार आश्रम में कांग्रेस की विस्तार समिति की बैठक हुई है। दोनों बैठकों को तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन मंजर ऐसी है जिन्हें अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। दूसरे विश्व युद्ध के संदर्भ में रामगढ़ का प्रस्ताव पास हुआ। जो प्रस्ताव पास हुआ जो था इंडिया एंड वार क्राइसिस। प्रस्ताव पास हो जाने के बाद महात्मा गांधी ने सत्र को संबोधित किया और इस बात पर जोर दिया किसी आंदोलन के पहले क्या तैयारी की जा सकती है। गांधी जी ने कहा था युद्ध के साथ साथ की अपनी आंतरिक समस्या बहुत बड़ी है, उस पर भी जनता को ध्यान देने की जरूरत। लेकिन रामगढ़ अधिवेशन को इसलिए याद किया जाता है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि संविधान सभा का संगठन होगा और स्वतंत्र भारत के एक संविधान तैयार किया जाएगा। रामगढ़ अधिवेशन के समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे संयोग देखी थे कि 85 साल बाद पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होती है। तो उसके प्रस्ताव की शुरुआत संविधान की हमले से होती है, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस कार्य समिति का मानना है संविधान गणतंत्र पर बीजेपी की आरएसएस ने निष्ठुर हमले बगैर रुकावट के जारी की है। स्वतंत्रता, समता और न्याय आदि लोग बुनियादी सिद्धांतों को ईंट दर ईंट ध्वस्त किया जा रहा है। लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। ठीक 85 साल बाद रामगढ़ AICC सेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया था। महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी, डॉक्टर अंबेडकर एवं संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। लोकतंत्र का आधार है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, परंतु आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही भयंकर सवाल उठ रहे हैं। रामगढ़ अधिवेशन में उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम का भाषण सुन रहा था। उस समय में भी धर्म के आधार पर पहचान राजनीति का जवाब दे रहे हैं और इस बार कैसे दिया गया दोनों देखना चाहिए। उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष आजाद ने कहा, अपने भाषण में कहा, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। मैं उस अदृश्य एकता और हिंसा में हूँ जिसे भारतीय राष्ट्रवाद कहते हैं। मैं इस बुनियाद का अहम हिस्सा हूँ और मेरे बिना भारत का भव्य ढांचा अधूरा है। मैं भी वो अनिवार्य तत्व हूँ जिससे भारत बनता है। मैं कभी अपना धावा नहीं छोड़ सकता। एक तरह से मौलाना अब्दुल कलाम भारत का राजनीति का जवाब दे रहे हैं। 1939 तक आते आते सांप्रदायिकता का साफ फान भारत के नियति पर हमेशा के लिए बैठ चुका था। धर्म के आधार पर नफरत की चिंगारियां फैलानी लगी थी और देश बांटने की बात हो रही थी। उसी संदर्भ में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहते हैं, मैं भारत का एकता का अहिंसा हिंसा हूँ और मेरे बिना इस एकता की बुनियादी अधूरी है। तब उन्होंने यह भी कहा था, जिस तरह कोई हिंदू कह सकता है वो भारतीय है और हिंदू धर्म का पालन कर रहा है, उसी तरह मुसलमान भी कह सकता है वो भारतीय और इस्लाम का पालन कर रहा है। इस तरह भारत के ईसाई भी कह सकते हैं और जिस धर्म का पालन कर रहे हैं वह उसका ईसाई है। 85 साल बाद पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया है उसमें भी आप उन्हीं चुनौतियों को देख सकते हैं। पटना के जो बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें लिखा गया है, कांग्रेस कार्य समिति हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने में सुनियोजित घोले जाने की घोर निंदा करती है। इस सत्तारूढ़ दल में लगातार सांप्रदायिकता धुरंधरता बनाती है रखने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर नफरत भरी प्रचार सामग्री तैयार की है और अल्पसंख्यकों को बदनाम करने के लिए अफवाह फैलाने के घृणित तरीकों का सहारा लिया जा रहा है। दलितों और आदिवासियों को लगातार बढ़ती हुई हिंसा और
और व्यवस्थागत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के शीर्ष स्तर पर उस RSS के मुख्य धारा में लाने के शर्मनाक प्रयास किए गए हैं, जिससे लगातार भारत में संविधान के प्रति निष्ठा का अभाव सिद्ध किया है। पटना में कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक उस समय हो रही है जिस समय पटना में चुनाव हो रही है। चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे रहे, इसके कारण वहां भाषण पूरा नहीं होगा। तब क्या कांग्रेस उसी तरह से मंचों में जवाब देगी जिस तरह से मौलाना अब्दुल कलाम ने दिया था? कांग्रेस RS के पार्टी के रूप में लड़ने वाली के रूप में नहीं जानी जाती थी। राहुल गांधी ने RS के नाम पर लेकर बोलना शुरू किया और अब कांग्रेस RS का विचारधारा से लड़ने को अपना राजनीतिक लक्ष्य बार बार दी रही है। कांग्रेस को यह तो पता है कि किससे लड़ना है, लेकिन उसे यह भी पता होना चाहिए कि आज वह जिस RSS की लड़ने की बात कर रही है उसका संगठन किस तरह से अपने प्रयासों से और सत्ता का संरक्षणों के चारों तरफ फैले चुका है। RSS के प्रसार में प्रचारणों की बात होती है, मगर सत्ता के संरक्षण में हिस्सों को चालाकी से गायब कर दिया जाता है। रखिए, ये जो RSS के लोग हैं ये तिरंगा को सलूट नहीं करते थे, ये नहीं करते थे, अभी खड़े हो जाते हैं ऐसे, मगर दिल अंदर दूसरा करता है। ये आप लोग सब कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हो, और शेर और शेरनी किसी से नहीं डरते हैं। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, कांग्रेस पार्टी की बैकबोन हो, आपके खून में, आपके DNA में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और ये पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ RSS नफरत और हिंसा की विचारधारा, बांटने की विचारधारा, भाई को भाई से लड़ाने की विचारधारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा की विचारधारा, जोड़ने की विचारधारा, नफरत मिटाने की विचारधारा। ये लड़ाई चल रही है, और आप लोग सत्य और अहिंसा के है। 90 के दशक में सत्ता गवाहों को बाद कांग्रेस ने बिहार में उम्मीद छोड़ दी थी कि वहां कुछ हो सकता है, लेकिन बार बार प्रदेश में अध्यक्षता बदलने, नेताओं के छोड़ चले जाने, विधायकों को बिक जाने के बाद भी कांग्रेस उस बिहार में बची रही। बची हुई संगठन के बाद दम पर यहाँ कांग्रेस की संगठन हुई है। दूर से यही दिख रहा है कि कांग्रेस बिहार को लेकर अपनी रणनीति बदल रही है। बिहार के चुनाव में अभी तक बीजेपी के लिए आसान होता था, बीजेपी को आसान होता था कि RJD को टारगेट करना। लगता था कांग्रेस इस संगठन में आगे चलकर वोट चोरी होने के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बीजेपी को कर रही है। दिल्ली में वोट चोरी पर 17 अगस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी बिहार चले गए। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोट पर अधिकार यात्रा करते रहे। उन्होंने 1500 के करीब यात्रा किए। इस योगदान और बिहार के मुख्य अलग अलग हिस्सों में गए विपक्षी गठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री बुलाया। क्या यह यात्रा ने राहुल गांधी को बिहार की यात्रा में नजरिया को बदल दिया है? इसके पहले राहुल गांधी बिहार में सभाएं करने जाते थे तो शाम होते होते दिल्ली आ जाते थे, लेकिन इस बार यात्रा के दौरान लगातार बिहार में रहे। भारत छोड़ो यात्रा के समय भी बिहार प्रमुखता के रूप में नहीं था। तो क्या वोट यात्रा ने राहुल गांधी को उम्मीद को बढ़ा दिया है कि बिहार के बिना राजनीतिक नहीं हो सकती, कि राजनीति करना है तो बिहार में रुकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा? गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी तेजस्वी जी के साथ, उस यात्रा को जो जनसमर्थन मिला वो अप्रत्याशित रहा। वोट अधिकार रैली मतलब जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, उस कमजोर व्यक्ति का अगर कोई वोट चोरी कर रहा है, छीन रहा है, तो उस संवैधानिक अधिकार को जो हनन करना चाहते हैं उन ताकतों के विरोध में ये यात्रा निकली थी और बहुत सफल यात्रा रही। बिहार में चुनाव बहुत दूर नहीं है और जो बदलाव की आहट पूरे प्रदेश में है वो हम लोग भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी कोई भी हो, बिहार में उसकी जड़ें नहीं है तो उसकी राष्ट्रीय राजनीति कमजोर हो जाती है। संगठन कमजोर है तो कम से कम जड़ें होने चाहिए, मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिस पर जनता बातें करे। कांग्रेस को समझ आ कि बिहार की राजनीति में शामिल होना पड़ेगा, इसलिए पिछले 1 महीने से कांग्रेस बिहार में देखा जा रहा है। राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं। कार्य समिति के बैठक के बाद तुरंत 26 सितम्बर 2025 को प्रियंका गांधी मोतिहारी आ रही है। मोतिहारी में ये उनकी
पहली सभा होगी। वैसे राहुल गांधी के झंडे में बिहार की जगह गुजरात होना है। आपको याद होगा 2014 के चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष के पहले भाषण में पीएम मोदी को चुनौती दी थी कि कांग्रेस इस बार बिहार में बीजेपी को हराएगी। क्या यह राहुल गांधी को दिया अपना चैलेंज याद भी है? मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। लेकिन इसके बाद अप्रैल 2025 में अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। गुजरात में भी 64 साल बाद कांग्रेस कार्य की समिति की बैठक हुई है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव में की रणनीति पर विचार किया था। अब उसी कार्य समिति का विस्तार बिहार में हुआ, जिसमें कहा जा रहा है 85 साल के बाद बैठक हो रही है। बिहार में गुजरात और बिहार करीब 3 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से भारत की आजादी की लड़ाई ठोस आकर लेने लगा जाती है और यही से बिहार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता पैदा होता है। आजादी के बाद भी बिहार में लंबे समय से बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 90 के दशक के सत्ता के बाहर हो गए। यह कारण था कि इस बैठक में अलग से अपील जारी की गई। हर चुनाव में यही माना जाता है कि कांग्रेस बिहार में सिरट चुकी है। इस बार कांग्रेस बिहार में शुरू से ही सीरियस है। हम आपको एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट प्रॉफिटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह सुनिए, जो लैंडलेस लोग हैं, SC ST EBC OBC कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस हैं बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम, ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो आरटी के लिए हैं वो EBC ST ST OBC के लिए रिजर्व होंगी। ये अगला सुनिए, EBC SC ST OBC के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों से पूछकर, आप लोगों से पूछ के, आपके नेताओं से पूछ के, EBC वर्ग के लोगों से पूछ के, महिलाओं से, स्टूडेंट से, इन सब से पूछकर हमने ये डेवलप किया है। ये हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। लोकसभा चुनाव के समय इसी बिहार में एक सभा से राहुल गांधी ने आरक्षण की सीमा 50% से करने को ऐलान किया था। भागीदारी के सम्मान के बिना राहुल गांधी का कोई भाषण पूरा नहीं होता। यही सवाल था जब मंडल आयोग के दौरे में खो दिया। अब उसी बिहार में आरक्षण की बात कर रहे हैं। क्या बिहार इस बार राहुल गांधी को चाहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।